तो आज स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। देखिए, सबसे पहले जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तो आपको वहाँ ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और प्लेनर मोशन पढ़ाया गया था। प्लेनर मोशन में हम ये कह सकते हैं कि प्लेनर मोशन इज अ सेट ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। मतलब जहाँ पर ट्रांसलेशनल भी होता हो और रोटेशनल भी होता हो, उसी का कॉम्बिनेशन होता है बेटा प्लेनर मोशन। उसी को हम कह सकते हैं रोलिंग मोशन। सपोज दैट, एक मान लीजिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, घुमाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन को मानने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास लेट कर लेते हैं यहां पर, और ये इसका बेटा स्ट्रक्चर में बेस लेट कर लेते हैं। अब करेंगे क्या, हम इसको मैं डिवाइड करता हूं दो हिस्सों में। पहला बनाता हूं ट्रांसलेशनल और फिर सेट करता हूं प्लस करके रोटेशनल। पहले ट्रांसलेशनल में लाते हैं फिर रोटेशनल में लाते हैं। तो ट्रांसलेशनल में लाने के लिए सपोज दैट ये आपका फिगर है, इस फिगर का ये वो पॉइंट है जो अर्थ सरफेस से कांटेक्ट में है, ग्राउंड से कांटेक्ट में है। जब ये स्विच होगा, होल्ड करेगा, घूमेगा, तो ये इसकी सेकंड सिचुएशन हो गई, ये सेकंड सिचुएशन हो गई, और यहां पर भी ये कांटेक्ट में है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो व्हील है, मान लीजिए व्हील है ये, तो अगर व्हील को आप घुमाओ, अगर आप व्हील को घुमाते हो तो व्हील अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास भी घूमता है और साथ में आगे भी बढ़ता है, फॉरवर्ड मोशन भी करता है। तो अगर फॉरवर्ड मोशन करता है तो जब बेटा सारे पार्टिकल्स पैरेलल रहें, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। वो कैसा मोशन होता है? ट्रांसलेशनल। और रोटेशनल मोशन कौन सा होता है? जो एक्सेस से रोटेट कराए, एक फिक्स्ड एक्सेस से रोटेट कराने वाला। तो बताओ बेटा, इसकी स्पीड हम लेट कर लेते हैं, ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है? v स्पीड से। एट अ सर्टेन टाइम, एट सर्टेन टाइम, किसी टाइम में इट हैव डिस्प्लेसमेंट। इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना डिस्टेंस आया। तो बताओ, ये एक्स एक्सेस में चल रहा है तो एक्स एक्सेस के हिसाब से इसकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड हमने कितनी मान ली? v मान ली। अब बेटा टाइम इंटरवल t होगा, जो भी आपको दे दे भैया तो उसको मान लीजिए आप। तो यहां से यहां इस A1 पोजीशन से A2 पोजीशन में आने पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? vt डिस्टेंस ट्रेवल की। ये vt वो डिस्टेंस है जो इसने ट्रांसलेशनल में की, ट्रांसलेशनल में फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। लेकिन रोटेशनल कितना किया? तो रोटेशनल बेटा ये कितनी स्पीड से घूम रहा है? कितनी? ओमेगा स्पीड से कंटिन्यू रोटेट भी हो रहा है, घूम भी रहा है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? r है। अगर रेडियस r है और ओमेगा का रिलेशन होता है v इक्वल आर ओमेगा। क्या रिलेशन होता है? v इक्वल आर ओमेगा। ठीक है, मतलब एट अ सर्टेन टाइम इट हैव डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा? vt। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? vt। तो क्या जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या नेट डिस्प्लेसमेंट सम हो जाएगा? vt प्लस जो इसने एक्सेस में रोटेशन किया उसका सम होना चाहिए। तो हम इस सम होने के लिए निकालें कैसे? वैल्यू को निकालना भी तो पड़ेगा। आपने एक व्हील लिया, एक व्हील A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंच गया, तो A से B पर आया तो व्हील घूमा होगा, साथ में आगे भी बढ़ा होगा। तो जब आगे बढ़ा तब तो आपने डिस्टेंस निकाल दी vt, कि vt है। लेकिन जब उसने रोटेशन किया होगा तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये शायद आपको एंगल बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जिसको हम लोग कहते हैं। तो जरा यहां से थीटा निकाल कर देखो बेटा, जब बताओ x इक्वल क्या है? v इंटू टी। तो बताओ स्पीड की वैल्यू क्या होती है? स्पीड को मान लीजिए v ऐसे ही बना रहने दीजिए, और ओमेगा, ओमेगा बेटा कंप्लीट रिवॉल्यूशन का क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी। तो बताओ यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा t की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई बाई ओमेगा। हमको टाइम कितना मिला? 2 पाई बाई ओमेगा। जरा बताओ टाइम कितना है? 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है,
अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि बेटा यहां से हमको v को कन्वर्ट कर सकते हो, ये रिलेशन लिखा है v इक्वल आर ओमेगा होता है। तो बताओ x इक्वल क्या बेटा, आर ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल। तो बच्चा x कितना ट्रेवल किया उसने, 2 पाई आर, मतलब उसका जो सरकमफ्रेंसेस था उसने उतनी डिस्टेंस पूरी ट्रेवल की। कहां पर, ट्रांसलेशनल आगे बढ़ने में कितनी ट्रेवल की, 2 पाई आर। लेकिन रोटेशनल कितनी की, तो रोटेशनल निकालने के लिए हम क्या करें भाई, हमको रोटेशनल निकालना है तो थीटा, और थीटा इक्वल क्या होता है बेटा, ओमेगा इंटू टी। थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी, अरे आप उल्टा लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, हम लोग याद रखते हैं थीटा इक्वल थीटा अपॉन टी। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा इंटू टी। तो जरा बताइए थीटा इक्वल ओमेगा और टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो थीटा बेटा कितना हो गया, 2 पाई। मतलब जब उसने ट्रांसलेशनल में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की, उसके सरकमफ्रेंसेस के इक्वल ट्रेवल किया, तब उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 2 पाई किया। मतलब अगर ये व्हील यहां पर था, अपनी पोजीशन से ये व्हील जब पूरा एक रिवॉल्यूशन करके यहां पे पहुंचा, तो यहां से यहां तक आने में उसने ट्रांसलेशनल कितना कवर किया, 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन रोटेशनल में पूरा एक चक्कर, तो पूरा 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री, कितना होता है 360, और 360 में कितना आया हमारा, 2 पाई। तो ये हमारा रोलिंग मोशन का वो पार्ट हुआ कि जब बॉडी ट्रेवल करती है x में और y में, तो इसको x और y के कंपोनेंट में भी बदला जा सकता है। जैसे इसको बदलने के लिए हम एक काम और कर सकते थे, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये ओमेगा से जब रोटेशन कर रहा था, तो रोटेशन करते समय इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, vt। हमने यहां पर t को बेटा मान लिया ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी, टी इक्वल हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर t की वैल्यू तो यही हो सकती है, यहाँ पर स्पीड आपकी चेंज हो सकती है, स्पीड को आप चेंज कर सकते हो, आपको वैल्यू देगा, आपको वैल्यू देगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पॉइंट हमारे पास A है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो अगर हम आपसे कहें डिस्प्लेसमेंट बताइए, किसका बताइए, A का, किसके रेस्पेक्ट में बताइए, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। दो ही चीजें हैं, हमने किसका पूछा, A पॉइंट का, किसके रेस्पेक्ट में पूछा, सेंटर ऑफ मास। तो क्या हम ये फॉर्मूला नहीं बना सकते, A पॉइंट का किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो S मान लीजिए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, SA माइनस SC लिख सकते हैं, SA का डिस्प्लेसमेंट माइनस C का डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड को लेकर ही तो मानोगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AG और SG, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बताओ SCG, C समझ गए, सेंटर ऑफ मास किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बताओ SCG को इधर लाए तो फॉर्मूला क्या बना, SAG माइनस SAC। SAC क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट किसका, A का। A कहां पर है, A कहां पर है पॉइंट, ग्राउंड पर है, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। A कौन सा पॉइंट है, ग्राउंड में, और G किसको रिस्पेक्ट माना आपने, ग्राउंड को रिस्पेक्ट। जैसे कोई कार चल रही हो, तो कार के जो व्हील घूम रहे हैं, तो वो जो मोशन करेंगे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, टू द फिक्स्ड ऑब्जर्वर। तो आपका फिक्स ऑब्जर्वर है कौन, ग्राउंड ही तो होगा। आप खड़े होकर किसी कार के मोशन को देख रहे हैं, तो आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। उसी की जगह हमने ग्राउंड ले लिया कि आपकी जगह ऑब्जर्वर कौन होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो कह रहा A का डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो SA माइनस SC, हमने यहां ग्राउंड लगा दिया, क्यों, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम इसको सब ले रहे हैं। ठीक है, ये बात तो हुई जब हमने हॉरिजेंटल में मोशन कराया। अब अगर हम मोशन को इंक्लाइंड प्लेन पे करा दें, तो इंक्लाइंड प्लेन पे सपोज दैट कि आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन आप जानते हैं, एक ऐसा प्लेन जो स्मूथ हो और एट एंगल ऑफ थीटा पर हो, मतलब स्लोप होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो इट हैव टू टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउन, इट हैव टू टेंडेंसी ऑफ रोलिंग डाउन,
या तो ऑब्जेक्ट क्या करे, नीचे की तरफ फिसल जाए या तो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दे। जैसे आप ब्रिज में जाते हैं तो जब ब्रिज में डाउनवर्ड नीचे की तरफ आते हैं तो स्लोप होता है, उसी स्लोप को हम बेस से कांटेक्ट कर दें, एंगल ऑफ थीटा बना लें, तो बच्चा उसको हम बोल देते हैं इंक्लाइंड प्लेन कह देते हैं। तो मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन में कितना एंगल है, थीटा। हमने कोई भी एक बॉडी रख दी बेटा, ये बॉडी हमारी सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर एक बॉडी रखी, तो जरा बताइए इसका नॉर्मल फोर्स कहां जाएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो परपेंडिकुलर अपवर्ड मतलब बेटा ये इसका नॉर्मल फोर्स है, इसको क्या मान लीजिए आप, एन मान लीजिए। बताइए इसका वेट कहां जाएगा, डाउनवर्ड mg। तो बोलो ये mg का कौन सा कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg cos थीटा का परपेंडिकुलर mg sin थीटा। अच्छा एक चीज बताइए, इफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, रेस्ट में है। अच्छा रेस्ट में कब होगा, जब इसके मोशन के इक्वल में आप कोई फोर्स लगा दें, इसके मोशन के रेस्पेक्ट में आप कोई अपोजिट फोर्स लगा दें तो रेस्ट पे आ जाएगा। या दूसरा तरीका, क्या यहां पर फ्रिक्शन ना रखें हम, अगर हम यहां पर कर दें नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप हटा दो, तो जरा आप बताओ फ्रिक्शन आप हटा दोगे तो बॉडी रोल होगी कि स्लाइड होगी, रोल तो हो ही नहीं सकती। अगर सरफेस को आपने स्मूथ कर दिया और फिर ऑब्जेक्ट रख दिया तो रोल नहीं घूमेगा, रोलिंग फ्रिक्शन नहीं करेगा, रोलिंग मोशन नहीं करेगा, वो सिर्फ स्लाइडिंग, स्लिपिंग, फिसलेगा। इसका मतलब है कि अगर नो फ्रिक्शन आपने कर दिया तो इट हैव नो रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन नहीं होगा, रोलिंग मोशन नहीं होगा। तो मोशन होगा कौन सा बेटा, स्लाइडिंग या स्लिपिंग कह सकते हो, फिसलेगा। क्या करेगा, फिसलेगा। अच्छा थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, अगर यहां पर अपोजिट फोर्स लगा दो, कितना, ma, तो क्या बेटा ma इक्वल mg साइन थीटा। तो क्या मतलब यहां पर एसिलरेशन कितना हो गया, g साइन थीटा। एसिलरेशन कितना हो गया, g साइन थीटा। ये कब की कहानी है, when object placed in inclined plane but it have no friction force, वहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो क्या कोई अपोज करेगा उसका, जब सरफेस में फ्रिक्शन ही नहीं है तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। आप खुद सोचिए ना, सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन होगा ही नहीं सरफेस पर तो ऑब्जेक्ट रोल करेगा कहां, ऑब्जेक्ट मोशन करेगा ही नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। अब जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि जब बारिश के मौसम में हम किसी सरफेस पे चलते हैं और वहां पर मिट्टी हो और पानी पड़ा हो तो क्या होता है, व्हील जो होता है वो स्लिप करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस बारिश के पानी ने मिट्टी की सरफेस पर फ्रिक्शन हटा दिया। जब फ्रिक्शन हटा दिया तो रोलिंग फ्रिक्शन नहीं कर सकता, रोलिंग मोशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्लाइडिंग करेगा, स्लिपिंग या तो फिसलेगा सिर्फ। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दो, कोई फोर्स, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो इट हैव ओनली स्लाइडिंग, नो रोलिंग, वहां रोलिंग होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, स्लाइडिंग। अगर यहां फ्रिक्शन होता तो सरफेस कुछ रफ होता, और सरफेस रफ होता तो ऑब्जेक्ट लुढ़कता है, रोल डाउन होता है। आप किसी सिलेंडर को हाईवे ब्रिज के पास से रख दीजिए डाउनवर्ड सरफेस के लिए, तो वो आगे भी बढ़ेगा और साथ में क्या करेगा, रोल भी होगा। इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्शन को आपने इंक्लूड कर दिया तो इट हैव रोलिंग एज वेल एज स्लाइडिंग, तो वहां रोलिंग भी होगा और स्लाइडिंग भी होगा। पहले तुम नोट कर लें। देखिए अब सरफेस पे फ्रिक्शन को इंक्लूड करते हैं। ये एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस लिया हमने, इस इंक्लाइंड सरफेस पर हम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। कुछ बुक्स में इसको सॉलिड सिलेंडर मानकर प्रूफ कर दिया जाता है, कहीं सॉलिड स्फीयर मानकर। तो हम फॉर्मूला बना दे रहे हैं, आप जो लास्ट में स्टेप हो उसमें वैल्यू रखते रहना, बस पूरा हो जाएगा। बेटा ये एक सरफेस है, इस सरफेस से नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये हो गया नॉर्मल फोर्स एन, ये हो गया बेटा एंगल ऑफ थीटा।
बॉडी का वेट mg, ये कौन सा कंपोनेंट, mg cos थीटा। mg cos थीटा का परपेंडिकुलर क्या होता है, mg sin थीटा। फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है। तो मोशन का अपोज करेगा तो कहां, मोशन तो नीचे आ रहा है ना, मोशन नीचे आ रहा है ना, तो अपोज करेगा तो ऊपर लगाओगे, तो बेटा ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स, F। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मोशन नीचे है तो अपोज करने वाला फोर्स कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। दिमाग लगाइएगा, यहां पर हमको कुछ मेन बातें मिल रही है, जरा उसको समझ लीजिए। एट दिस सिचुएशन इट हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट, मोशन कंपोनेंट इन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मोशन कंपोनेंट है mg sin थीटा, ठीक है, जिसका अपोज कर रहा है F, इसका अपोज कर रहा है F, और वर्टिकल में n का अपोज कर रहा है mg cos थीटा। तो अगर हम वर्टिकल की बात देखें, वर्टिकल में पहले, तो क्या आपको n किसके इक्वल दिख रहा है, mg cos थीटा। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n किसके इक्वल, mg cos थीटा। ठीक है, अब सेकंड बेटा, सेकंड, अगर हम हॉरिजेंटल में कहें तो बताओ मोशन कहां है, नीचे की तरफ, मोशन नीचे की तरफ, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी कहां है, नीचे की तरफ। तो बताओ पहले क्या लिखेंगे, mg sin थीटा, इसका अपोज कौन कर रहा है बेटा, माइनस का F, कौन अपोज कर रहा, माइनस का F, इक्वल बेटा क्या फॉर्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। कैसे आया ये, F इक्वल ma, फोर्स दो होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, जहां एक्सीलरेशन जाए वही एक्शन, जो उसका अपोज करे वही रिएक्शन। तो एक्सीलरेशन कहां, नीचे, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, mg sin थीटा, इसको कौन रोक रहा है, F। ठीक है, ये तो हो गया F, और F इक्वल होता है ma, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपने लिफ्ट की कंडीशन में पढ़ा होगा, या मंकी वाले न्यूमेरिकल जब किए होंगे, एक मंकी पिलर में चढ़ रहा है, तो वहां पर ये सारी सिचुएशन आई थी। तो mg sin थीटा माइनस F इक्वल ma। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको लेट इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। जरा बताओ यहां पर फोर्स कितना है, यहां पर फोर्स कितना है, क्योंकि बॉडी कितने से रोटेट हो रही है, ओमेगा से, नीचे आ भी रही है और घूम भी रही है। तो अगर ये रोटेशन करेगी, करा इफ ऑब्जेक्ट हैव रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी कितने से बेटा, ओमेगा से। तो क्या आपने रिलेशन पढ़ा है, टाउ इक्वल आई अल्फा, टाउ इक्वल आई अल्फा। जब ओमेगा से घूमेगा तो भैया टॉर्क जनरेट करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा तो कितना, टाउ इक्वल आई अल्फा। ठीक है, ठीक। अब जरा थोड़ा और दिमाग लगाते रहना बेटा, इसकी रेडियस, इस ऑब्जेक्ट की रेडियस को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कितना है, r है, इसकी रेडियस को मान लेते हैं कितनी है, r है। अच्छा ठीक है, अगर इसकी रेडियस r है बेटा, तो टॉर्क क्या होता है जरा बताइए, टॉर्क होता है r क्रॉस f, r क्रॉस f। अब r कैसा है, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है इस ऑब्जेक्ट का, ये लाइन ऑफ एक्शन है, जो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, ये लाइन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन ऑफ एक्शन से कैसा है, परपेंडिकुलर, कैसा है, परपेंडिकुलर। तो बताइए बेस्ट कंडीशन में तो हम जानते हैं कि टॉर्क कितना होना चाहिए, आर एफ होना चाहिए, वहां पर हम एंगल तो लेते नहीं। टॉर्क अगर बेस्ट कंडीशन के लिए आप निकालोगे, मैक्सिमम निकालोगे, तो भैया मैक्सिमम निकालने पर टॉर्क कितना होता है, आर एफ। थीटा नहीं लिया गया, थीटा क्यों नहीं लिया गया ये भी आप समझ सकते हो। जब ये बॉडी घूम रही है तो फोर्स कहां, नीचे की तरफ, फोर्स कहां, नीचे की तरफ। अब फोर्स नीचे है, ये रेडियस है, जरा देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी रेडियस है, फोर्स कहां, नीचे की तरफ, तो ये तो सब परपेंडिकुलर ही दिख रहा है। ये लाइन ऑफ एक्शन, बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही, तो फोर्स कहां, नीचे, तो फोर्स अगर नीचे की तरफ गया, ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो भैया कैसा रिलेशन, परपेंडिकुलर, तो साइन 91 होता है, तो R इंटू एफ। ठीक है, इतनी बात तो मिल गई कि टॉर्क किसके इक्वल है, आई अल्फा के।
और टॉर्क किसके इक्वल है, आर एफ के इक्वल है। जरा दोनों फॉर्मूले को मैच कराऊं तो क्या बना बेटा, आर एफ इक्वल आई अल्फा, ठीक है, आर एफ इक्वल आई अल्फा। अब थोड़ा सा और समझना, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जब आगे चला तो पीछे भी आया, ये ऐसे घूमा तो आगे भी बढ़ा और साथ में पीछे भी आया। जरा इसी को देख समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, साइकिल के व्हील से समझो सबसे अच्छा है। आप व्हील जब घूमता है बेटा तो वी आगे जाता है, स्पीड आगे जाती है, कितने से आगे जाती है सबको मालूम होगा, ये रेडियस आर कितने से, वी इक्वल आर ओमेगा, वी इक्वल आर ओमेगा। लेकिन थोड़ा सोचो कि अगर व्हील आगे की तरफ बढ़ रहा है तो एक मोशन पीछे भी तो आ रहा होगा, बैलेंस कैसे करोगे भाई? व्हील ऐसे घूमा तो एक पीछे आ रहा है और एक उसके आगे जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर दो एक्सीलरेशन है, एक एक्सीलरेशन बैलेंस कर ही नहीं सकता, तो एक एक्सीलरेशन तो इधर आ गया जिसको हम ए कहते हैं, जो आपने ये बनाया अभी ए। लेकिन दूसरा भी एक्सीलरेशन है जो किसकी वजह से, ड्यू टू रोटेशन, जो ये घूम रहा है, और घूमेगा तो कौन सा एक्सीलरेशन लाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन सब जानते होंगे कि ए इक्वल होता है आर अल्फा, ए इक्वल होता है आर अल्फा, ये रिलेशन था सर्कुलर मोशन के चैप्टर में आया था, ए इक्वल आर अल्फा। देखो बैलेंस हो गए, एक एक्सीलरेशन फॉरवर्ड जा रहा है और एक एक्सीलरेशन रिवर्स जा रहा है, जितना घूमता जाएगा आर अल्फा आगे जाता जाएगा, एक्सीलरेशन पीछे आता जाएगा। इसका मतलब है कि आर एफ इक्वल आई। अब बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो एक इसके इक्वल आर अल्फा के, अल्फा किसके इक्वल, ए बाई आर के, तो बताओ यहां पर ए बाई आर, अल्फा की जगह ए बाई आर, तो बताओ यहां से एफ की वैल्यू क्या मिली, आई ए अपॉन में आर आ गया, अपॉन आर स्क्वायर। तो बोलो हमको फोर्स मिल गया, कितना है, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में फोर्स एफ दिख रहा है? जरा इसमें अप्लाई करिए। हम कहां अप्लाई करें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ कितना है बच्चा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल बच्चा एम ए, इक्वल बेटा, ठीक बात। अब क्या कर सकते हैं, अब फॉर्मूले बढ़ाइए, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालना है आपको, तो एक्सीलरेशन निकालना है तो इस टर्म को इधर ले जाओ, तो एम जी साइन थीटा इक्वल एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या आपको ए कॉमन दिख रहा है? अगर यहां से ए कॉमन लो तो एम जी साइन थीटा इक्वल ए ब्रैकेट में एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ आपको ए कितना मिला बेटा, ए कितना मिला, एम जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस, सॉरी वन नहीं है, एम है, एम प्लस क्या आया बेटा, आई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन व्हेन अ बॉडी रोलिंग डाउन, जब बॉडी नीचे की तरफ लुढ़केगी तो उसका एक्सीलरेशन कितना है, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, आप एग्जांपल से समझने की पूरी कोशिश करिएगा। मैं यहां पर मान लेता हूं सॉलिड स्फीयर है, ये जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर है तो थोड़ा सोचो, आपने दो चीजें पढ़ी हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन जो चेंज नहीं होती, जो चेंज नहीं होती, सॉलिड स्फीयर लिया है तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना, एम के स्क्वायर, वो चेंज ही नहीं होता। सब फॉर्मूले के लिए यही वैलिड है, चेंज कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, लेकिन एवरी पार्टिकल हैव डिफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सारे पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पर हैं तो शायद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा है 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। क्या दोनों को मैं कंपैरिजन करा लूं तो आई की जगह ये लिख सकता हूं, तो क्या लिखूं बेटा, 2/5 mr स्क्वायर इक्वल बेटा m के स्क्वायर, m से m कैंसिल, इस इधर ले आओ तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल बेटा कितना है, 2/5। बोलो इतनी बात ठीक है। ये तो मैंने सॉलिड स्फीयर का निकाला, आप हॉलो स्फीयर का निकालते तो यार 2/3 मिलता।
आप सॉलिड सिलेंडर का निकालते तो 1/2 मिलता, आप हॉलो सिलेंडर का निकालते तो यहां 1 मिलता, क्योंकि उसका सेम होता है, 1 होता है। आप डिस्क का निकालते 1/2 मिलता, आप रिंग का निकालते आपको 1 मिलता। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं इसको यहां लगाऊं कैसे, तो जरा ऊपर फॉर्मूले को देखो, A इक्वल mg साइन थीटा अपान 1 प्लस, जरा ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर I की वैल्यू क्या है, I क्या है mk स्क्वायर, I क्या है mk स्क्वायर अपान में बेटा r स्क्वायर, साथ में यहां कितना था m, देखो m था, प्लस mk स्क्वायर अपान r स्क्वायर। क्या m कॉमन दिख रहा है, m कॉमन लोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ A का फॉर्मूला क्या बना, g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान r स्क्वायर। बोलो ये फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूला सबके लिए सही है, इसके लिए आपको इतने झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करके देखो, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आपने कितना निकाला, 2/5 निकाला है। जरा यहां रख के देखो 2/5, तो 5 1 जा 5 और 5 2 7 और 5 कहां चला गया ऊपर। तो बताओ सॉलिड स्फेयर का ए कितना मिला, बताइए, अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दिख रहा है इधर, ठीक। तो A इक्वल जी साइन थीटा अपान 1 प्लस, बोलो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आपने कितना निकाला अभी 2/5, तो रखो 2/5, तो 2/5, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 चला गया ऊपर, तो 5g साइन थीटा अपान 7, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये वो कंडीशन मिल गई, ये फॉर्मूला मेन, क्या कह सकते हो ये मेन, तो मेन ये समझो आप, क्योंकि बाद में आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो कह रहा ए कितना मिला, व्हेन बॉडी रोलिंग डाउन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन इट हैव एक्सीलरेशन, ये लिखा जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग से बात सोच लीजिए, मैंने अगर हॉलो स्फीयर लिया होता बेटा तो I इक्वल एम के स्क्वायर, I इक्वल 2/3 mr स्क्वायर, तो बेटा यहां मिलता 2/3, सीधे फॉर्मूले में रख लो 2/3, तो 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 3 चला गया ऊपर, तो आंसर आता 3g साइन थीटा अपान 5। मतलब एक फॉर्मूले से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। किस प्लेन पर बेटा, जब बॉडी रोलिंग मोशन कर रही हो, जब बॉडी क्या कर रही हो, रोलिंग मोशन कर रही हो। तो नोट कर लें। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट रोलिंग करते करते उसके सरफेस पे आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा, तो स्पीड कितनी होगी, इसकी v होगी। ठीक, तो जरा बताओ बेटा, ये सरफेस इसके लिए हॉरिजॉन्टल है, ये ऑब्जेक्ट जो जिस सरफेस में घूम रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल की तरीके ही बिहेव करेगा। तो बताओ v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, आपने बॉडी कहां रखी, इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पे रखी तो क्या करेगी, खुद रोल डाउन होगी, बिना फोर्स के भी वो नीचे की तरफ भागेगी। इसका मतलब u क्या है, 0 है। बॉटम पे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी से आएगी, फाइनल से आएगी तो इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। तो v स्क्वायर इक्वल 2, बताओ a आपने क्या प्रूफ किया, g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और साथ में बेटा इंटू s, स्क्वायर हटा दो तो ये बेटा स्पीड होती है v इक्वल √2 g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू s। आपको अगर इसकी लेंथ दे दे, लेंथ मतलब s दे रहा है, तो स्पीड पूछे तो ये फिनोमिना तो आपको मालूम ही है। मान लो 30 पे रखता, मान लो 30 पे रखता तो साइन 30 आपको मालूम। मान लो सॉलिड स्फीयर, मैं एग्जांपल में मान लेता हूं, लेट कि थीटा हमको 30 डिग्री दे देता और लेंथ हमको मान लो 6 मीटर दे देता। ठीक है, तो हम क्या करते, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, हम क्या मान रहे हैं अभी तक, सॉलिड स्फीयर। तो बेटा सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कितना था बच्चा, 2/5 था। तो जरा यहां 2/5 रखो, तो v इक्वल √2 इंटू बेटा g कितना
10 साइन 30 कितना 1/2, साइन 30 कितना 1/2, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर 2/5, 5 बन जाए 5 और 2 7, 5 चला गया ऊपर, 5 चला गया ऊपर अपॉन 7, ठीक है, इंटू बेटा 1/2 इंटू 1/2 साइन 30 वाला, और एस कितना है 6। इसको रख के आप सॉल्व कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला है v इक्वल √2 g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन इसकी पूछ रहा है कि फोर्स था कितना वहां पर, जो आपने अपोज कराया फोर्स को, वो फोर्स कितना था। तो जरा बताओ बॉडी में कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आपको मालूम है कि F इक्वल म्यू एन होता है, F इक्वल म्यू, कुछ लोग म्यू एस लिखते हैं, कुछ लोग म्यू लिखते हैं, जैसा आप लिखे दोनों सही है। तो म्यू एन, जरा बताओ इसको अप्लाई करो फॉर्मूले में, तो F इक्वल म्यू, और क्या बेटा एन आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में माना था mg cos थीटा। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए आपने लिखा था n इक्वल mg cos थीटा, तो बताओ यहां से n कितना है mg cos थीटा, ठीक है, हमको पता चल गया कि F कितना है म्यू इंटू mg cos थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हमको यहां से F पता चल गया, म्यू mg cos थीटा, इक्वेशन आपके पास थी mg sin थीटा माइनस F इक्वल बेटा ma, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जरा बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां पर mg sin थीटा इक्वल, सॉरी अच्छा ठीक है, इक्वल कर लीजिए ma प्लस एफ, एफ कितना है म्यू mg cos थीटा, तो बताओ mg sin थीटा, यहां से एक्सीलरेशन फिर निकलेगा, इसको इधर लाओ, माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल ma, बेटा m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो बताओ a कितना है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, एक तो ये हो गया, ठीक, एक तो आपके पास ये हो गया, ठीक। दूसरा फोर्स सेकंड, F इक्वल म्यू mg cos थीटा, ये आपने कहां से निकाला म्यू इंटू n, और n आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखा कितना mg cos थीटा। अच्छा ठीक है, आपने F अगर फोर्स निकाला होता तो कैसे निकालते आप, ma से निकालते, फोर्स कैसे निकालते F इक्वल ma से। और क्या आपको याद है आपने a कुछ निकाला था बेटा, क्या निकाला था g sin थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये आपने जी ए निकाला था, तो F इक्वल हो गया, ठीक, F ये लिखा है आपके सामने, वैल्यू रखिए, F की वैल्यू रखिए, F की जगह क्या रखें म्यू इंटू mg cos थीटा इक्वल m इंटू g sin थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, बेटा m से m कैंसिल हो गया। अब क्या करें, यहां से म्यू इंटू कॉस थीटा इधर ले आओ, तो म्यू इंटू कॉस थीटा, चाहो तो यहां से साइन थीटा हटा लीजिए आप, या इस पोर्शन को पूरा ऊपर ले आइए, इसको नीचे सेट कर लीजिए, तो चलिए ऐसे ही कर लीजिए, इसको ऊपर ले आइए, म्यू इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये ऊपर आ गया, साथ में बेटा यहाँ क्या बन गया साइन थीटा, जी साइन थीटा, जी से जी भी कैंसिल है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना tan थीटा, तो ये बेटा म्यू का फॉर्मूला बन गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लो सरफेस का हमको फ्रिक्शन भी मिल गया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, तो म्यू इक्वल tan थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपको तो याद ही हो गया होगा, कैसे निकालते हैं इस तरीके से, जैसे सॉलिड स्फीयर का है वैसे आप दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। तो ये था सरफेस में कितनी स्पीड है, ये हमें पता चला कि कोफिशिएंट कितना है, ये भी पता चल गया। अब लास्ट एक तो इसका पार्ट बचा, उसको भी देख लीजिए, दिख रहा है, ठीक है सर बेटा। अब देखो, चलो नोट कर, अब देखिए हम इसकी नेट काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं।
क्योंकि बॉडी में दोनों मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है। तो बेटा k इक्वल k ट्रांसलेशनल प्लस k रोटेशनल। बेटा k ट्रांसलेशनल कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल कितना होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। तो जरा यहां पर देखो बेटा, हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/2। बेटा आई की वैल्यू क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप चाहो तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप यहां से ओमेगा को चेंज कर लो v/r से। अब आप दो काम करिए, आई को आई बना रहने दीजिए, अभी चेंज भी कर देंगे, इनटू बेटा हम जानते हैं कि v इक्वल r ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल v/r। तो बताओ यहाँ क्या बना, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाफ इंटू वी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, हाफ इंटू, तो बताओ यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, m बचा, प्लस i है अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, हाफ वी स्क्वायर m प्लस आई अपॉन r स्क्वायर, ये मिला k नेट। अब इसको छोटा भी आप कर सकते हो, कैसे देखो, अब देखो बच्चा एक काम करो, यहाँ पर i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस ऑफ गायरेशन होती है एम के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम आई की जगह एम के स्क्वायर रख दें तो एम और एम कॉमन आ जाएगा। तो बताओ के कितना मिला, हाफ एम वी स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप रख के चेक कर लीजिए, सॉलिड स्फीयर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपने कितना निकाला था, 2/5, 2/5, 5 बन जा 5 2 7, तो 7 और ये 2 बाहर है, तो 5 2 जा 10। तो बताओ फाइनल आंसर क्या मिलता है आपको, 7/10 mv स्क्वायर। ये किसके लिए मिला, सॉलिड स्फीयर। अब आप ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, और न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। मोस्टली चांसेस इसी के रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक बार रिवाइंड कर लें, एक्सीलरेशन क्या मिला, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर बताओ बेटा, फिर आपको हाँ फिर क्या मिला था, म्यू कितना मिला, tan थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर आपको क्या मिला, थर्ड कंडीशन में v मिली थी, कितना मिला था, √2 जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस, और लास्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रोलिंग मोशन। ये सारी कंडीशन किसकी थी, रोलिंग मोशन की थी।